हेलो बच्चों, मैं आपका अंकित भैया एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 का एक और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लेक्चर। बच्चों आज अपन क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या करा था, पार्ट 1 में बच्चे हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला के बारे में, हमने पढ़ लिया था मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में और हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे बच्चे, आज के पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा और वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, यार भैया आपने एक ही एक्सरसाइज के लिए 3-3 पार्ट बना दिए हैं। अरे देख मेरे बच्चे, अगर एक एक्सरसाइज एक बार में कर देता ना, वीडियो 2.5 से 3 घंटे की हो जाती और फिर तुम्हारे लिए बहुत भारी होता था 2.5 से 3 घंटे लगातार पढ़ना। इसलिए अभी वीडियो को 3 पार्ट्स में ला गया है। जल्द ही हर चैप्टर का 1 शॉट आएगा और जिस दिन अपने चैनल पर 10K हो गए ना बच्चे, उस दिन हम लाइव आना शुरू कर देंगे और सच बता रहा हूँ तब पढ़ने का मजा डबल हो जाएगा। पता है कैसे? क्योंकि उस वक्त आप लाइव क्लास में अपने सवाल साथ के साथ मुझसे पूछ पाओगे और लाइव क्लास में वीडियो में ही मैं आपको आपके डाउट्स तुरंत बता पाऊंगा। तो जैसे ही 10K होंगे अपन लाइव आना शुरू कर देंगे। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पिछली क्लास में क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, तो आज अपन शुरू करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ये है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। हमसे बोला है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ना हो तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिखेगा। जैसे अभी ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये होती है अपनी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, इधर रखते हैं अपन पॉजिटिव, इधर रखते हैं नेगेटिव नंबर, वाई में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर। तो कहा गया अगर नेगेटिव नंबर्स ना हो तो ये कार्टेशियन प्लेन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा नजर आएगा। अरे देख मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा, एक्स की सिर्फ ये वाली साइड होगी, वाई की सिर्फ ये वाली साइड होगी, ये होगा वाई ओरिजिन और यहाँ पर एक्स पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, वाई के 1 2 3 4 5। बस कुछ ऐसा ही नजर आएगा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर सारे नेगेटिव नंबर्स हटा दिए जाएं तो ये है हमारे पहले सवाल का आंसर। दूसरा क्या बोला है, वुड विद दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बिना नेगेटिव नंबर्स के बना है, इस पे हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाएंगे? अरे नहीं मेरे भाई, कैसे कर पाओगे, नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, तो नंबर्स दिखाएंगे कहाँ पे, उन पॉइंट्स को कहाँ दिखाएंगे जिनमें एक्स नेगेटिव है, जिनमें वाई नेगेटिव है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को ही लोकेट कर पाएंगे, यानी जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या हों, पॉजिटिव है। इसके अलावा बाकी कोई पॉइंट हम लोकेट नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर लिखोगे नहीं भाई, हम इसमें सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते हैं। ये है हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर। ये तो बहुत ही आसान था। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमें 3 पॉइंट दिए गए बच्चे, एम और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए एम ए जी। हमें बोला है कि बताओ क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है, और साथ में बोला है सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब हमें कार्टेशियन प्लेन्स पर ऐसा नहीं करना कि पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए हैं, उन्हें जोड़ दिया और बता दिया कि स्ट्रेट लाइन में, हमें किसी दूसरे मेथड से करना है। चल बच्चे मैं तुझे बताता हूँ वो दूसरा मेथड क्या हो सकता है। उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। सो पेज का कलर चेंज करते हैं पहले तो। चलो भाई हो गया कलर चेंज। अब करते हैं काम। तो पहले देखो कौन कौन से पॉइंट है, एम है, ए है और जी है। देख बच्चे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और बोला है कि चेक करो कि ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। अच्छा ये सवाल ना थोड़ा सा रूप बदल के भी आ सकता था। स्ट्रेट लाइन की जगह पता है तुमसे क्या बोल सकता था, वो बोल सकता था कि चेक करो कि तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब यही होता है मेरे बच्चे कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है कि नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल आए उसके लिए क्या तरीका अपनाना है वो सिखा रहा हूँ, अच्छे से समझना। चल भाई देख, ये अपन ने खींची एक लाइन, इस पर 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। ये माना एम, ये माना ए और ये माना बच्चे जी। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स लाइन में होंगे तो ध्यान से बच्चे, ध्यान से देख, एम और ए के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं एम ए, और ए और जी के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं ए जी। ठीक है बच्चे ध्यान से। अब एम और जी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, एम जी। अब ध्यान से समझना, अगर तुम ये समझ गए ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एम जी यानी ये जो पूरी लाइन की लंबाई है, जो लेंथ है, वो बराबर होगी एम ए प्लस ए जी के। किसके बराबर होगी बच्चे, एम ए
प्लस में ए जी के। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स के लिए जब हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं, यानी कोलिनियर हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम बोलेंगे तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी कि कोलिनियर नहीं। अब ये चेक कैसे करेंगे? देख बच्चे, बहुत आसान है। हमें करना क्या पड़ेगा? हमें m और g के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ऐसे ही m और a के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, a और g के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम mg वाली डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, ma की डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, ag का डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। अगर ये प्लस करने पर इसके बराबर आ गया तो मतलब हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन में है, और बराबर नहीं आया तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालते थे? याद करो, पिछली क्लास में पढ़ाया ना। और जिस बच्चे ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके सारी वीडियोस पहले देख लो तो ही ये सवाल समझ आएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई। तो देखो अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते थे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का। तो सबसे पहले अपन कौन से डिस्टेंस निकालेंगे बच्चे? सबसे पहले अपन डिस्टेंस निकालेंगे mg। क्या निकालेंगे? mg। तो चलो भाई m और g के बीच का निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से, मुझे डिस्टेंस किसके बीच का निकालना है? m और g के बीच का। तो चल बच्चे, अब m और g के लिख ले कोऑर्डिनेट्स। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये तो हम सवाल से देखना पड़ेगा। m के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -4। तो क्या है? -3, -4। और g के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6, 8। g के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6, 8। अब ध्यान से देखो, m और g के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैंने इनके लिखने कोऑर्डिनेट्स। अब फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब सवाल ये आ रहा होगा ये x2 क्या है, x1 क्या है? तो देख मेरे बच्चे, जो ये पहला वाला है ना m के कोऑर्डिनेट, इसे अपन मान लेंगे क्या? इसे मान लेंगे हम, इसे यहाँ लिखता हूँ मैं, इसे मान लेंगे x1 y1 और दूसरे वाले को मान लेंगे x2 y2। तो फॉर्मूले में जो x2 x1 दिया वो मिल गया, जो y2 y1 दिया वो मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करना है। तो बोल बच्चे, x2 की जगह पे क्या रखूंगा मैं? x2 की जगह पे रखूंगा 6, तो मैंने लिखा 6, फिर माइनस। अब x1 की जगह पे क्या रखूंगा? -3। ध्यान से बच्चे, क्या है? -3। तो ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, ऐसा ब्रैकेट के अंदर बंद करना -3। अब पूरे का क्या करना है? स्क्वायर। जब भी बच्चे नंबर के आगे माइनस हो ना, उसे ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर करना। क्यों? अभी सिखाता हूं, आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा मैथ्स में। लेकिन बच्चे पता है गलती कहां करते हैं? माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई में छोटी छोटी गलती कर दोगे। और मैथ्स की खास बात क्या है? अगर एक गलती होगी ना बीच में कहीं पर भी, आगे का सारा सवाल गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे फिर। तो इसलिए मैथ्स में छोटी छोटी गलतियों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस, अब y2 क्या बच्चे? देख y2 क्या है अपना? ये है y2, और y2 क्या है? 8। क्या है? 8, तो मैंने लिखा 8 माइनस y1 कितना है? y1 है बच्चे -4। तो फिर से एक बार ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 और पूरे का स्क्वायर। अब इसके आगे का हिस्सा मैं यहाँ पर कराता हूँ। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये माइनस का मल्टीप्लाई -3 में होगा। तो बोल बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 6 + 3। क्या बन जाएगा? 6 + 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6 + 3 का स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पर देख बच्चे, ये माइनस का मल्टीप्लाई -4 में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 + 4 का स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 6 + 3 क्या हो जाएगा बच्चे? 9। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। और 8 + 4 क्या हो जाएगा? 12। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो फटाफट। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को चलो ऐड कर लेते हैं। तो 144 प्लस में 81, अपन सॉल्व करेंगे। 4 + 1 5, और इसके बाद 8 और 4 12, यहाँ पर कैरी दिया 2। तो क्या आ गया बच्चे? 225। क्या आ गया? 225। और जब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। बच्चों याद किया था ना, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता था? 25। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 225 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। नहीं समझ आ रहा है तो आप बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गई किसकी बच्चे? mg की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि mg कितना आ गया मेरा? 15। कितना आ गया है? 15। अब मुझे क्या निकालना है? m a के बीच का डिस्टेंस और a और g के बीच का डिस्टेंस। चल बच्चे फिर करते हैं फटाफट। अब अपन निकालते हैं m और a के बीच का डिस्टेंस।
चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है डिस्टेंस किसका, m और a का। तो चल भाई देख, अब निकालते हैं m a का डिस्टेंस। तो देख यार, डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही रहेगा अपना, क्या, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस किसके बीच का निकाल रहे हैं अपन, m और a के बीच का। तो लिख लेते हैं अपन m और a के कोऑर्डिनेट्स। तो बोल भाई m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, m के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -4 और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चे, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, 0। तो एक बार फिर m वाले को क्या मान ले बच्चे, x1 y1 और a वाले को क्या मान लेंगे x2 y2। ये रहा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये रही सारी वैल्यूज, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। चल भाई करते हैं, बता बच्चे यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 0, तो मैंने यहाँ पर रखा 0 माइनस x1 कितना है -3, फिर से ध्यान से -3, तो अपन इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे -3 और अब क्या करेंगे पूरे का स्क्वायर प्लस y2, ध्यान से देख बच्चे y2 क्या है 0, तो हमने रखा 0 माइनस y1 कितना है -4, तो एक बार फिर से मैंने क्या रखा -4 और अब क्या कर दिया पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान से फिर से जब माइनस का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 स्क्वायर। सेम ऐसे ही माइनस का मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो क्या हो जाएगा +4, तो यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। और जैसे ही तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे 9 + 16 क्या होता है बच्चे 25 और रूट 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चे 5 के बराबर। इतना तो पता है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो मुझे यहाँ से पता चला जो MA है, MA की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे 5 के बराबर। किसके बराबर आ गई 5 के बराबर। अब मुझे लास्ट निकालना है AG। क्या निकालना है AG, तो चलो भाई निकालते हैं AG। तो चल बच्चे अपने को अब डिस्टेंस पता करनी है AG, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रट गया होगा ना अब तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे A और G के लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो A के कोऑर्डिनेट्स तो यार वही हैं 0, 0 और G के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, G के कोऑर्डिनेट्स थे, एक बार चेक करते हैं अपन G के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, G के कोऑर्डिनेट्स थे 6, 8। तो चल भाई लिख लेते हैं 6, 8। फिर से इसे मान लो x1 y1 और इसे मान लो x2 y2। अब सीधा सीधा फॉर्मूले में कर दो चीज़ों को पुट। तो चल भाई कर देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बता बच्चे x2 क्या है, यहाँ से ध्यान से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 माइनस x1 क्या होगा, x1 है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 8, तो मैंने लिख दिया 8 माइनस y1 क्या है 0, तो यहाँ पर आ गया 0, तो 6 माइनस 0 करोगे तो 6, तो यहाँ पर आया 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 करोगे तो 8, यहाँ पर आया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 36, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 36 प्लस 64 करेगा तो बच्चे 100। और बता बच्चे 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, याद है ना। तो यानी रूट 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो AG है उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 10। कितनी आ गई बच्चे 10। और अपने को चेक क्या करना था, अपने को चेक ये करना था कि अगर MG बराबर हो जाए MA प्लस में AG के, तो हम ये कह देते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं। बोले तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चे कोलिनियर हैं। तो चल चेक करते हैं, MG की वैल्यू पता कितनी आई थी, MG की वैल्यू आई थी बच्चे अपनी 15, तो मैंने लिख दिया MG कितना था 15 प्लस इक्वल में MA कितना आया था, MA आया था 5 और AG कितना आया है, AG आया है 10। तो देख बच्चे ये जो MG है ये सीधा सीधा किसके बराबर है MA प्लस AG का, क्यों, क्योंकि इधर भी 15 और इधर भी 15, वही RHS बराबर हो गया किसके LHS के। तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। अब आप अगर चाहते तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर भी चेक कर सकते थे। कैसे, देखो M क्या दे रखा है -3, -4। चल भाई करते हैं -3, -4, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4। ये यहाँ पर ये पॉइंट हो गया अपना M। दूसरा क्या है A तो क्या है 0, 0, तो A तो रहा बच्चे ये ओरिजिन पर। ऐसे ही G क्या है बच्चे 6, 8, तो देख ये रहा x पे 6 और y पर 8 कहाँ पर है, कहाँ पर ये रहा। अब कुछ नहीं करना, बस अपने को इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना। तो ध्यान से देख बच्चे, जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाऊंगा तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नजर आएंगे। तो मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, लेकिन सवाल वाले ने ही बोला था कि ऐसे नहीं करना है,
अपने को किसी दूसरे मेथड से करना है। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या था बच्चे, दूसरा मेथड था डिस्टेंस फॉर्मूला वाले से। थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है यार, वही एक फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करना है, चेक करते जाना है। अगर वो डिस्टेंस दोनों कसम के बराबर आ गई तो स्ट्रेट लाइन में है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में नहीं है। चलो भाई अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यूज यूर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। फिर से यार वही सवाल, फिर से इसने बोला 3 पॉइंट दे दिए आर बी सी और बोला चेक करो कि क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। तो बच्चे ये सवाल पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम खुद से करोगे, उसके बाद वीडियो को रोक दो, पहले खुद से करो, उसके बाद मैं बताने चल रहा हूं। आंसर मैच करना कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिट्टो वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा जो तुम्हें पिछले सवाल में बताया है। तो चलो भाई ये सवाल बताना मैं आपको शुरू करता हूं। तो देख बच्चे, अपने को फिर से 3 पॉइंट दिए हैं आर बी सी, और अपने को बताना है क्या क्या कि ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। आरबीसी से क्या आता है, आरसीबी है भाई। कोई है आरसीबी का फैन? आरसीबी तो जीत रही है ना आजकल ट्रॉफीज। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, आरसीबी या चेन्नई? चलो भाई अपन एक नया पैच सिलेक्ट करते हैं और पॉइंट क्या है, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म बताए बच्चों, बताओ आरबीसी की फुल फॉर्म। चल भाई, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब अपने से फिर से वही पूछा है कि बताओ ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं कि नहीं है। तो फिर से यार वही देख, आर और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है ना, पता है ना बी सी। और आर और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर सी। तो अगर आर और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूं, आर सी बराबर हो जाए इस आर बी प्लस बी सी के, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। बोले तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चे, कोलिनियर हैं। बोले तो क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने को फिर से आर और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आर और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ऐसे बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बोले तो एक बार फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चल बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं आर सी। क्या निकालते हैं, आर सी। अब देख डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही रहेगा यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब r और c के कोऑर्डिनेट्स लिख ले। r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, चल भाई देख लेते हैं। r के कोऑर्डिनेट्स है -5, -1। तो ले भाई लिख लिया -5, -1। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2, -5। ओ सॉरी c है, c के कोऑर्डिनेट्स थे 4, -12। तो ले भाई लिख लिया 4, -12। कुछ नहीं है करना, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। अब भाई रख दो सीधा फॉर्मूले में, वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चल भाई देख, x2 की वैल्यू क्या है 4, तो लिख दिया मैंने 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5, तो ले भाई लिख दिया -5 और पूरे का क्या करना है अपने का स्क्वायर प्लस। y2 क्या है -12, तो मैंने लिख दिया -12। चल भाई ले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। माइनस y1 क्या है -1, तो यहाँ पे लिख दिया -1 और पूरे का कर दिया क्या, स्क्वायर। ध्यान से बच्चे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो चल भाई ये हो जाएगा 4 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम, आगे है -12, लेकिन जब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अब क्या आएगा, -12 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करते हैं। 4 + 5 क्या हो जाएगा बच्चे, 9। तो यहाँ पर आया 9 का स्क्वायर प्लस -12 + 1 क्या होगा, तो -12 + 1 माइनस प्लस माइनस, और साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। तो देख बच्चे, माइनस के आगे जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, 12 है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -11 का स्क्वायर। अब इसके आगे का हिस्सा अपन करेंगे यहाँ साइड में। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 81, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, -11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। देख बच्चे, तू चाहे माइनस का स्क्वायर कर चाहे प्लस का स्क्वायर कर, आंसर तो हमेशा आना पॉजिटिव में ही है। तो चाहे तू 11 का स्क्वायर करता तब भी 121 आता, माइनस का स्क्वायर करेगा तो भी 121 ही आएगा। अब हमें करना है इसे ऐड। तो 121 प्लस में 81, तो 1 और 1 में क्या हो जाएगा 2, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर आया कैरी 1, तो आ गया 202। क्या आ गया बच्चे आंसर, रूट में 202। तो अगर आप चाहो तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से आगे सॉल्व कर लो, और अगर पेयर नहीं बनेगा तो क्लास 8th में एक मेथड और भी पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है कुछ, तो चाहो तो वैल्यू उससे भी निकाल सकते हो, वरना ना मन करे तो इसी पे छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल भाई, ये हमने क्या निकाल लिया,
ये अपन ने निकाल लिया RC। क्या निकाल लिया? RC। तो RC कितना आ गया मेरे भाई? RC आ गया है रूट में 202। अब अपने को निकालना है RB। क्या निकालना है भाई? RB। चलो भाई निकालते हैं RB। इतनी जगह में तो हो ही जाएगा। R और B के लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? R के कोऑर्डिनेट्स है -5, -1, -5, -1। और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? चलो चेक कर लेते हैं B के कोऑर्डिनेट्स एक बार। B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -5, -2, -5। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 ना। तो इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो x2 क्या है बच्चे? -2। तो मैंने लिखा -2 माइनस x1 क्या है? -5। तो मैं लिखूंगा -5 और पूरे का क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। ऐसे ही प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -5। तो एक बार फिर से लिखूंगा -5 और माइनस y1 भी क्या है? -1। तो मैंने लिखा -1 और पूरे का क्या करना है बच्चे अपने को? पूरे का क्या करना है? स्क्वायर। अब फिर से एक बार माइनस प्लस का ध्यान देना है। माइनस का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? -2 + 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? फिर से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो -5 + 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो -2 + 5 तो प्लस माइनस होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन कौन सा आएगा? प्लस के आगे बड़ा नंबर है, 5 बड़ा है ना 2 से, तो अब साइन कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। तो प्लस माइनस करना माइनस है, तो 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। और साइन भी क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर से एक बार प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। लेकिन इस बार जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के आगे जो नंबर है वो बड़ा है, 1 से बड़ा है ना 5। तो यहाँ पर आएगा -4 और अपन क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 9 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 9 + 16 क्या होता है? बोल बच्चे 25। 9 + 16 क्या होता है? 25 और √25 को जैसे ही आप सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5। तो मुझे यहाँ से पता चला जो RC की वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। अब मुझे सिर्फ RC नहीं यार, RC तो अपन निकाल चुका था, ये RB है, ये है। अच्छा ये RC हमने निकाल लिया था, 1 मिनट, ये RC इसे ऐसे ही रहने दो। RC की वैल्यू आई थी रूट में 202। RB तो ये रहा ना, RB अपन यहाँ लिख देते हैं RB, और RB कितना आया है अपना? 5। कितना आ गया? 5। अब अपने को बस एक चीज और निकालनी है, BC। क्या निकालना है बच्चों? BC। चलो फिर फटाफट अपन निकाल लेते हैं BC। स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा छोटा, थोड़ी सी बन जाएगी अपने लिए जगह, और इसे उठा कर ले जाते हैं कोने में। बस इतनी जगह बहुत है। चलो अब अपन क्या निकालेंगे? अब अपन निकालेंगे फटाफट, क्या अपने को निकालना है? BC। चल बच्चे निकालते हैं BC। लिखते हैं B और C के कोऑर्डिनेट्स। तो बोल भाई B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2, -5, -2, -5। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? C के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4, -12। फिर से इसे मान लो x1, y1, इसे मान लो x2, y2। फॉर्मूला क्या था अपना? वही x2 - x1 रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकलता जाएगा। तो चल भाई देख x2 क्या है यहाँ से? यहाँ पे x2 क्या है अपना? 4। तो हमने रखा 4 माइनस x1 क्या है? x1 है बच्चे -2। तो एक बार फिर से ये माइनस वाली वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर, पूरे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? ध्यान से बच्चे y2 है -12। तो इसे फिर से रखेंगे कैसे? ब्रैकेट के अंदर माइनस। अब y1 क्या है? y1 भी माइनस का है, वो क्या है? -5। तो एक बार फिर से इसे भी कहाँ रखा? ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर, और पूरे का क्या करना है? स्क्वायर। अब इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। अब देख बच्चे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेगा तो ये 2 है ना, x1। एक मिनट x1 माइनस का 2। हाँ ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 + 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा? -12 + 5। अब 4 + 2 6 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे ध्यान से -12 + 5, तो बोल प्लस माइनस माइनस, बट साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का आगे जो नंबर है वो बड़ा नंबर है। तो 12 - 5 करेंगे तो बोल क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? -7 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 49 प्लस में 36, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। कैरी दिया 1,
58 कितना आ जाएगा बच्चे 85 रूट में 85। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कोई खासा बस प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, पूरा पूरा वैसे सॉल्व होगा नहीं, पेयर इसके पूरे पूरे बनेंगे नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये कौन सा था BC, मैं BC को किसके बराबर आ गया मेरा रूट 85 के। अब अपनी जो फाइनल कंडीशन थी, फाइनल कंडीशन क्या थी कि RC बराबर होना चाहिए किसके RB प्लस BC के। तो देख भाई RC की वैल्यू क्या आई थी रूट में 202 इक्वल में RB की वैल्यू क्या आई है 5, RB की वैल्यू क्या आई है 5 और BC कितना आया है रूट में 85। तो ये पूरा इस पूरे के बराबर तो नहीं है, यानी ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अच्छा, अब अगर इसे जो ग्राफ पे शो करना हो तो कैसे करेंगे, देख बच्चे ग्राफ पर शो करना है, R के पॉइंट्स क्या है -5, 1, तो ढूंढ भाई -5, -1, ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा R। दूसरा क्या था B क्या है -2, -5, तो -2, -5 ये रहा -2, -5 ये हो जाएगा B। अब इसे थोड़ा और अच्छे से डार्क करते हैं। C क्या है 4, -12, 4, -12 यार नीचे होगा यहाँ पे कहीं, चल मैं मान लेता हूँ यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 10 ही तक है तो नीचे यही तो होगा। अब ध्यान से देख बच्चे, मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को लाइन मिलाऊँ तो ये ऐसा जाएगा। अब ये अगर ऐसे जाता तब तो बोलता सीधी लाइन में, लेकिन ये पॉइंट्स तो ऐसे जा रहे हैं ना, यानी तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। लाइन तो भाई ऐसे जा रही थी और ये तीसरा पॉइंट तो यहाँ पर मौजूद है ना, तो हम बोल देंगे कि तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करके देख लिया, हमने ग्राफ पर शो करके भी देख लिया। चल बच्चे अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पढ़ा होगा ना क्लास 8 में। देख बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड, जिसकी दो अगल बगल की साइड्स आपस में इक्वल हो। कैसी हो इक्वल, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, कोई भी दो अगल बगल की साइड है अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जैसे कि मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी 4 ये भी 4, तो ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दूसरा वर्टेक्स क्या होता है, देख बच्चे जो ट्रायंगल का ये कोना होता है ना, ये जो कोने होते हैं ये कहलाते हैं वर्टेक्स, ये कहलाते हैं बच्चे वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ये समझ आ गया। अब सवाल में एक चीज और बोली थी पहले में, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या होता है, देख बच्चे अपने को एक राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कि क्या हो 90 डिग्री हो। तो भाई यहाँ पर होगा 90 डिग्री, साथ में आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब इसकी ये जो दोनों साइड्स हैं आपस में इक्वल, अगर मैं इसे 5 ले लूं तो इसे भी 5 ले लूं, तो ये बन जाएगा मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उसने बोला है इसे आप कार्टेशियन प्लेन पर ऐसे बनाओ कि उसका एक वर्टेक्स कहां पर रहना चाहिए, ऑरिजिन पर ही रहना चाहिए। तो बहुत आसान है ना यार, वर्टेक्स बोले तो ये कोना ये कोना ये कोना, चल यार बना देता हूं, मुझे एक कोना यहां पर रखना है। अब जो दोनों साइड्स बनानी है सेम यूनिट्स की बनानी है, तो यार मैं इधर 5 तक चला जाता हूं, ये गया मैं इधर 5 तक, ऐसे इधर भी 5 तक आ जाता हूं, ये गया मैं इधर 5 तक। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे, ध्यान से ऐसे मिला दे। अब देख ये वाली साइड भी कितने के बराबर है 5 के, ये वाली साइड भी कितने के बराबर है 5 के, ये एंगल भी कितना बन गया 90 डिग्री का। ध्यान से देख, दो बगल की साइड्स इक्वल है तो कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक 90 डिग्री भी है तो कैसा होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसका एक वर्टेक्स, एक कोना है भी कहां पर, ऑरिजिन पर है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा यह फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो भाई इसे 4 पे ले लो, इसे भी 4 पे ले लो, इसे 3 पे ले लो, 3 पे ले लो, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए तभी ये आइसोसेलेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फिर से एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3rd एंड द अदर वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 4। मतलब बोला है फिर से आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाना, लेकिन इस बार राइट एंगल वाला नहीं बनाना, हमें बनाना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका एक वर्टेक्स तो होना चाहिए ओरिजिन पर, ये तो शुरुआत में ही उसने बोल दिया चल भाई ओरिजिन पर रखेंगे। और बोला कि जो बाकी के दो वर्टेक्स ना, एक तो होना चाहिए 3rd क्वाड्रेंट में, दूसरा होना चाहिए 4th क्वाड्रेंट में। चलो भाई बहुत ही आसानी कर देते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है भाई। चल भाई बनाते हैं। अब क्योंकि एक वर्टेक्स तो यहीं पे रहेगा तो एक वर्टेक्स यहीं पे रहने देते हैं। अब मुझे बनाना है बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब कंडीशन ये बोलिए कि उसका एक कोना रखो 3rd में, दूसरा कोना रखो 4th में, तो एक कोना रखता हूँ 3rd में। मैं क्या करता हूँ, इधर से चलता हूँ 4, इधर चलता हूँ 4, मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर भी इधर से चलता हूँ 4, इधर चलता हूँ 4, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे जोड़ दूंगा,
इस वाले पॉइंट को भी ऐसे जोड़ दूंगा। अब जो ये वाली इस लेंथ की लंबाई है, इतनी ही लंबाई इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 4 यूनिट्स आया, यहाँ पर भी 4 यूनिट्स आया, और जब दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैं इसे जोड़ करके बना देता हूँ पूरा एक प्रॉपर ट्रायंगल। अब देख बच्चे, इसका एक वर्टेक्स तो कहाँ पर है? ऑरिजिन पर है, और ये दूसरा वर्टेक्स कहाँ पर आ गया? ये आ गया बच्चे 3rd क्वाड्रेंट में, और ये वाला वर्टेक्स कहाँ पर आ गया? 4th क्वाड्रेंट में। और यही तो हमसे बोला था कि एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स हो ऑरिजिन पर, दूसरा वर्टेक्स हो 3rd क्वाड्रेंट में, और तीसरा वर्टेक्स हो 4th क्वाड्रेंट में। तो हमने बना दिया। बस ध्यान क्या रखना है कि जो दोनों साइड्स है इनकी लंबाई आपको सेम ही रखनी है। जरूरी नहीं कि आप मुझे कॉपी पेस्ट करो, अब भाई 5 तक आगे बढ़ जाओ, तो लेकिन इसमें भी 5 तक आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि दोनों साइड्स क्या रहें? सेम रहें, इक्वल रहें, तभी वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, चलो तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देख भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? द फॉलोइंग टेबल shows the coordinates of the point S, M and T in each case state whatever M is the midpoint of the segment। अब देख बच्चे, यहां पर अपन इस्तेमाल करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते थे? देख, जैसे कि 2 पॉइंट दिए गए हों, यही सवाल लेते हैं, S और T। बोला कि M जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब कि ST एक लाइन थी, उसको जस्ट बीच में गिरा है M, जस्ट बीच में क्या गिरा है? M गिरा है। तो M के भी, अब अगर मैं S के कोऑर्डिनेट्स मान लूं x1 y1 और T के कोऑर्डिनेट्स मान लूं x2 y2, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लेते हैं बच्चे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और इसी x, y को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? x को निकालने का फॉर्मूला होता था बच्चे, क्या होता था? x2 प्लस x1/2, और ऐसे ही y को निकालने का फॉर्मूला था y2 प्लस y1/2। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला। पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उस पर सवाल भी कराया था, तो उम्मीद है याद होगा। तो इसका इस्तेमाल करने वाले। अब बोला है कि चेक करो कि ये जो M दिया गया है इन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, क्या ये इन सब का मिड पॉइंट है कि नहीं है। यानी अगर S की वैल्यू ये लें, T की वैल्यू ये लें, तो क्या 0,0 इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो कैसे चेक करेंगे? अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस S वाले को मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, फॉर्मूला में पुट करेंगे, वहां से मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर वहां जो मिड पॉइंट निकाला वो इसके बराबर आ गया, तो अपन यहां लिख देंगे यस ये इसका मिड पॉइंट है। लेकिन वहां पर जो मैं फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकालूंगा, अगर वो यहां वाले के बराबर नहीं आया, तो मैं लिखूंगा नो, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो समझ आ गया क्या करना है? चल भाई फटाफट करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मैं फटाफट यहीं पर सारे सवाल बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले अपन निकालते हैं पहले वाले पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वही क्या होता है? x2 प्लस x1/2। तो देख भाई, x2 की वैल्यू क्या होगी? यहां से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, मैंने लिखा 3, प्लस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? माइनस का 3, मैंने लिखा माइनस का 3 अपॉन में 2। अब ध्यान से बच्चे देख, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा? 3 - 3/2, और 3 - 3 क्या होगा बच्चे? 0, और 0/2 करेगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे लाल? आंसर आ जाएगा अपना 0। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई है? x की वैल्यू मिल गई 0। अब निकालते हैं y, और y का फॉर्मूला क्या होता है? y2 प्लस y1/2। तो y2 की वैल्यू क्या? ध्यान से देख बच्चे, y2 की वैल्यू है 0, और y1 की वैल्यू है 0। तो 0/0/2, एक बार फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से मुझे जो y मिला, y भी क्या मिल गया? 0। तो x, y जो मिड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,0। ये हमने जो फॉर्मूले से निकाला ये वो है। अब चेक करो क्या यही वैल्यू यहां पर भी आ रही है? तो हाँ भाई, यहां पर भी यही आ रही है 0,0। तो हम लिखेंगे यस, ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है। समझ आया कैसे करना है? कुछ नहीं करना, ऐसे हर एक सवाल के लिए। अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, फॉर्मूले में पुट करेंगे, वहां जो मिड पॉइंट आएगा अगर वो इसके बराबर आ गया तो हम लिखेंगे यस ये इसका मिड पॉइंट है। लेकिन अगर वहां कुछ और आया और यहां पर कुछ और है तो हम लिखेंगे ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो चलो अभी अब करते हैं इसका अगला पार्ट। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अब अगला क्या था? फिर से वही x निकालना है। तो x2 प्लस x1/2। बोल बच्चे x2 क्या होगा? अब x2 क्या हो जाएगा? ये होगा x2 4, तो मैंने लिखा 4, प्लस x1 क्या होगा? ध्यान से देख बच्चे, x1 हो जाएगा 2/2। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 6/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चे 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब बच्चे परेशान मत होना तुम कि मैं x2 x1 क्या ले रहा हूँ। देख मैं तो ऐसे ना, अब मैं इधर वालों को इसे x2 इसे x1 मानूंगा। अब मैं ऐसे धीरे धीरे नीचे बढ़ता जाऊंगा। तो याद रखना हमेशा ये वाला क्या होगा? x2, ये वाला क्या होगा? y2, ये वाला क्या हो जाएगा? x1, और ये क्या हो जाएगा? y1। ऐसे जब नीचे वाले हिस्से पर आऊंगा ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, फिर इसमें आऊंगा तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। समझ आ रहा है ना? अब मैं बार बार सबके नीचे नहीं लिखूंगा ना, इतना आपको समझ आ रहा होगा। चलो अब करते हैं y। तो y का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? y2 प्लस y1/2, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देख बच्चे, y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस
y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो किया 3/2, 5 + 3 कितना होगा 8/2, आंसर आ गया 4, क्या गया 4। तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 4, तो अगर इसे x, y के फॉर्म में लिखूं तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, आंसर आ गया 3,4। अब चेक करके यहाँ पर भी 3,4 ही है, हाँ भाई 3,4 ही, तो मैं लिखूंगा यस ये भी इसका मिड पॉइंट है। समझ आ रहा है? चल बच्चे अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट फटाफट। तो यहां पे अब तीसरे पार्ट में x2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना। x2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख के बता। x1 की वैल्यू भी हो जाएगी 0/2, तो आंसर आया 0/2, फाइनल आंसर आ गया 0। अब ऐसे y निकालेंगे तो y के लिए क्या होगा, देख बच्चे y2 क्या है, y2 क्या है, y2 है -10, मैंने लिखा -10 प्लस y1 क्या है, y1 क्या है, y1 है 0, तो यहाँ पे आ गया 2, तो इधर आएगा -10/2, आंसर आ गया -5। तो x की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू आई -5, तो अगर मैं इसे x, y के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा 0, -5। आप चेक करो क्या यही चीज वहां पर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहां पर तो आ रहा है 0,5 जबकि वहां पर आ रहा है 0,-5, तो हम इसका लिखेंगे नो, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। समझ आया? वहां पर वैल्यू है 0,-5, तो यहां पर क्या है 0,5, तो क्या दोनों सेम है? अरे बिल्कुल सेम नहीं है भाई, यहां प्लस का 5 वहां माइनस का 5 है, तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा। अब करते हैं इसका आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट में हमें क्या करना है, फिर से वही सेम चीज। चलो भाई x2 क्या होगा देख के बताओ, x2 होगा भाई 6, तो हमने किया 6 प्लस x1 क्या होगा -8, ये किया -8/2। तो देख बच्चे फिर से प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 8/2। फिर से यहाँ पे 6 - 8 करना है, तो आंसर क्या आएगा -2/2, तो इधर फाइनल आंसर आएगा -1। क्या आएगा -1। अब निकालते हैं y, तो y2 क्या बच्चे, y2 है -3, मैंने लिखा y2 -3 प्लस y1 क्या है, y1 है बच्चे 7, मैंने लिखा 7/2, तो -3 + 7, आंसर क्या आएगा बच्चे बोल 4/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4/2 आंसर आएगा 2, तो x आ गया -1 और y आ गया 2, तो अगर मैं इसे x, y के फॉर्म में लिखूंगा तो x की जगह पे लिखूंगा -1 और y की जगह पे लिखूंगा 2, तो मुझे जो मिड पॉइंट मिला वो क्या मिला -1,2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो -0,-2, यानी ये भी इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, मैं लिखूंगा नो, दिस पॉइंट इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ST। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हो गया अपना पूरा सवाल। अगर यहां पर रीजन लिखना, रीजन ये लिखना कि हमने जो मिड पॉइंट से जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू यहां पर सेम आ रही थी, इसलिए हमने इसका S लिखा, और यहां पर नो क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू इससे डिफर कर रही थी, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, नो लिखा है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 या 10, अच्छा 9 ये हो गया, चलो फिर 10 करते हैं। तो आज के लेक्चर का ये क्या होने वाला है, आखिरी सवाल होने वाला है, और थोड़ा सा अच्छा सवाल होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के सवाल अभी तक आपने नहीं किए हैं। बोला है यूज द कनेक्शन U found to the find the coordinates of B given that M this is the midpoint। अब देखो बच्चों इस सवाल में बोला क्या है, कुछ ऐसा बोल, अभी तक क्या होता था, तुम्हें एक दिया है A B, तुम्हें A के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं x2 y2, और यहाँ बीच में एक मिड पॉइंट होता था M, इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे x, y, और तुम x और y निकालते थे क्योंकि तुम्हें x1 y1 दिया होता था, x2 y2 दिया होता था। लेकिन इस सवाल में क्या हो गया है, इस सवाल में हुआ यह है कि तुम्हें x और y की वैल्यू दी गई है, x1 y1 दिया गया है, तुमसे ये b पूछा है, x2 और y2 पूछा। अरे क्या करना यार, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देख फॉर्मूले के हिसाब से x कैसे निकालते थे, ये जो मिड पॉइंट का x था ये कैसे निकालते थे, अपन निकालते थे x2 + x1/2, याद रखना है बच्चे। और y कैसे निकालते थे, y निकालते थे y2 + y1/2। कुछ नहीं करना, इस बार हमें ये x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो दिया गया है वो रखेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे x2। ऐसे ही y हमें दिया गया है तो y जो दिया गया रखेंगे और क्या निकालेंगे यहाँ से y2 का निकालेंगे बच्चे, y2। चल भाई करते हैं, अब देखते हैं फटाफट कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो a दिया गया है, a के पॉइंट्स क्या हैं 3, -4, और m के पॉइंट्स क्या हैं बच्चे -7, 1, और x2 और y2 तो हमसे पूछा ही है, कुछ नहीं यार फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो बोल x की वैल्यू कितनी है -7, ले भाई रख दिया -7, x2 तो अपने को निकालना ही है, x1 कितना है, x1 है 3, y में 2 तो होगा ही। अब कुछ नहीं मेरे लाल, इसके नीचे 1 रख, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या आ जाएगा x2 + 3 इक्वल में -7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, बोल क्या आएगा -14, क्या आएगा -14। अब देख
इसे मैं अभी के लिए रफ कर रहा हूँ। x2 निकालना है ना, ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 14 और माइनस का 3, बोल माइनस का 14 माइनस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 17, क्या हो जाएगा, माइनस का 17। तो ये आ गया x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 17। अब चलो ऐसे ही निकालते हैं y2। तो देख y का फॉर्मूला क्या होता है, y2 प्लस y1/2। तो y कितना दे रखा है बच्चे, 1 लिख दिया 1। y2 कितना है, y2 तो अपने को निकालना है। y1 कितना है, माइनस का 4, ले भाई लिख दिया माइनस का 4। y में 2 तो रहेगा, एक बार कुछ नहीं करना भाई, फिर से क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 देख प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, y2 माइनस 4 इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई तो 2 से करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4। इस तरीके से y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 2 + 4 6। तो यहाँ से मुझे पता चल गया y2 क्या है, 6। तो अगर दोनों कंबाइन करके लिखूँ x2, y2 के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, -17, 6। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, b के कोऑर्डिनेट्स जो x2, y2 हमें निकालना था वो क्या आया है, -17, 6। और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब अगर आप चाहो तो a, b और m तीनों के पॉइंट्स इस पे बना करके भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, वरना एक तरीका और है। अब आपको a और b के पॉइंट्स पता हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करने पर m की वैल्यू यही आती है तो इससे हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमने जो b के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाले बिल्कुल सही है। तो भाई आज का लेक्चर हमारा इसी के साथ होता है खत्म। अब अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ये तो 11 है, ये हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे। अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।